आरएसएस का खेल खत्म हुआ। मरकजी दफ्तर से मिलने वाले खत ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। आज मुसलमानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी का आखिरी हथियार भी नाकारा हो गया। उर्दुगान ने कश्मीरी मुसलमानों पर उठने वाले और मसाजिद शहीद करने वालों पर कहर ढा दिया। आज कश्मीर और भारत में खौफ और डर का माहौल खत्म हो गया। तैयब उर्दुगान सब पर बाजी लेके कश्मीर और भारत में इंतहा पसंदी की काली रात इख्तिताम को पहुंचने लगी। आरएसएस चीफ के लिए खतरे की घंटी बज गई। उर्दुगान ने इस्लाम और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन के साथ हिसाब बराबर करने का फैसला कर लिया। कश्मीर में हेड ऑफिस बनाकर मुस्लिम कत्लेआम की मनसूबाबंदी करने वाले गुंडों का आखिरी वक्त आ गया। आरएसएस चीफ की भी हवा निकल गई। खुद को भारतीय फौज का सिपाही कहने वाला मोहन भगवत आज मारा गया। तुर्क सदन ने अब तक का बड़ा कदम उठा लिया। मुसलमानों के खून की होली खेलने वाले जालिम बड़े हाथों में आ गए। आसाम हो या उत्तराखंड, दिल्ली हो या कश्मीर, त्रिपुरा हो या भारत की कोई भी रियासत, अब मुसलमानों और मसाजिद को निशाना बनाने वालों के साथ क्या होगा, तुर्की ने अब तक का बड़ा ऐलान कर दिया। आज मर्द मुजाहिद तैयब उर्दुगान ने अपने आबाओ अजदाद का एक और ख्वाब और वादा वफा करने का फैसला कर लिया। कश्मीर और उम्मत मुस्लिमा की बका की जंग मजबूत हाथों में चली गई। महमूद गजनवी और सल्तनत उस्मानिया के अलमदारों ने अपनी जिंदगियां जिन मकासद के लिए वक्फ की, आज वो मकसद उर्दुगान ने पूरा करने का फैसला कर लिया। मुसलमानों को दहशतगर्द और मसाजिद को ट्रेनिंग के अड्डे कहने वाले खुली आंखों से देखते रह गए। जवाल से उरूज तक का सफर शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी के सियासत का असल मकसद आज दफन हो गया। वीडियो में आगे चलकर यह भी बताएंगे कि कश्मीर में आरएसएस चीफ के दौरे के बाद क्या हालात पैदा किए गए और यहाँ पर इस वक्त कितने आरएसएस के गुंडे मुस्लिम कत्लेआम में मसरूफ हैं। दोस्तों, उर्दुगान ने दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क के खिलाफ अपना जहाद तेज करते हुए मुस्लिम बहन भाइयों का बदला लेने का फैसला कर लिया। दोस्तों, आरएसएस की बात करें तो यह भारत के बदनामी समाना दहशतगर्द तंजीम है जो राष्ट्रीय सेवक सिंह का मुखफ़फ़ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम तस्लीम किया गया। लेकिन इस तस्लीम शुदा अमर में यह भी अमर निहायत काबिल गौर और मानी खेज़ है कि अमरीका हो या कोई यूरोपीय मुल्क, किसी ने भी आज तक इसे दहशतगर्दी के आलमी कानून के तहत दहशतगर्द तंजीमों की उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अमेरिका के नाफुज़ुल अमल पॉलिसी के तहत मुरतब की गई है। दोस्तों, आलमी बरादरी के इस नोटिस न लेने के मिशन के बायस आरएसएस के ताने बाने वसी ही नहीं वसी तर होते जा रहे हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों पर ही नहीं, मकबूजा कश्मीर के हज़ारों निहत्ते कश्मीरियों पर भी आरएसएस ने अपने बहिमाना मुजालिम का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उसकी दुहाई अब पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। दोस्तों, भारतीय मुसलमान जिस बर्बरियत का शिकार हैं, आज का मौरख जब भी उनकी मजलूमियत की दास्तान लिखने बैठेगा तो खून के आंसू रो देगा। और भारत में जो कुछ हो रहा है वह सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी ज़ेर बहस है। दोस्तों, हर रोज की एक नई कहानी सामने आती है जो सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन जाती है। लेकिन दुनिया परेशान है और ना ही हैरान। दुनिया के जो तजारती और इलाके मुफादत भारत से जुड़े हुए हैं, गालिबन यही वजह है कि कोई भारत के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलना है, ये मालूम करना इंतहाई अहम है। दोस्तों, भारत के खिलाफ तमाम फोरम्स पर बात करने, भारतीय सफीर को मुल्क बदल करने का फैसला से फर्दखाना बंद करना और कश्मीरियों के साथ हर किस्म की यकजहती के बाद तैयब उर्दुगान ने और अहम तरीन कदम उठाते हुए भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कश्मीर में आरएसएस की जन्म से की जाने वाली गुंडागर्दी को बंद करवाए और हाल ही में भारतीय फौज की जन्म से किए जाने वाले इनकाउंटर्स के खिलाफ कार्रवाई भी करे। दोस्तों, तैयब उर्दुगान यही मसाइल और कश्मीर में जारी भारतीय फौज की बर्बरियत को आलमी अदालत में भी ले जा चुके हैं, लेकिन ताहाल इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, ये इस बात की भी याद दहानी है कि कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत आज भी तवाना है। कश्मीरियों में ये जज्बा उनके अजदाद की देन है जिन्होंने डोगरा राज के खिलाफ जिद्दोजहद की थी। गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों को इनके हक खुद इरादियत से महरूम रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीरी अपने इस हक के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं और किसी भी तरह के मुजालिम और जबर इन्हें अपने आज़म से पीछे नहीं हटा सके। दोस्तों, तुर्की ने भी कश्मीरियों के उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की रोशनी में हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल की हिमायत की है और उर्दुगान ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा था कि आलमी सियासत के उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की ये हमायत उस वक्त तक बरकरार रखेगा जब तक कश्मीरियों को इनका हक खुद इरादियत और इनकी आज़ादी नहीं दी जाती। दोस्तों, तुर्क सदर काबज़ कुव्वत की जन्म से आबादी को तब्दील करने के अज़ाइम से लाइल नहीं है जिसका इस्तेमाल भारत ने पहली मरतबा तक़सीम बरसग़ीर के वक्त किया था और इस नस्ल कुशी और कत्लेआम का नतीजा जम्मू के तकरीबन 10 लाख मुसलमानों की जबरी बेदखली की सूरत में निकला। दोस्तों, इस जुल्म के खिलाफ कश्मीरी मुजाहिदीन ने असलहा उठाकर जहाद करने का फैसला किया जिसका नतीजा यह निकला कि कश्मीर भारतीय फौज के हाथ से निकलने ही वाला था कि भारतीय हुकूमत ने यहाँ पर मज़ीद फौजें तैनात करके कत्लेआम का बाजार गर्म कर दिया। दोस्तों, भारत के कश्मीरियों पर मुजालिम किसी से भी ढके छुपे नहीं, लेकिन अब यह सब कुछ खत्म होने का हकीकी वक्त भी आ चुका है। दोस्तों, इस वक्त भारत को 3 बड़े महाजों का सामना है।
جس میں سے کشمیر کا محاذ سب سے زیادہ خطرناک ترین ہے کیونکہ اس میں دنیا کی بڑی طاقتیں بھی کود چکی ہیں۔ ویسے اس حوالے سے اردگان نے مجاہدین کو پیغام جاری کرتے ہوئے بھارتی فوج کے خلاف ڈٹ جانے کا حکم دیا تاکہ اس مسئلے کو اب ختم کیا جا سکے۔ اپنے بہیمانہ مظالم کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کی دہائی اب پوری دنیا میں سنائی دینے لگی ہے۔ دوستو، بھارتی مسلمان جس بربریت کا شکار ہیں، آج کا مورخ جب یہ ان کی مظلومیت کی داستان لکھنے بیٹھے گا تو خون کے آنسو رو دے گا۔ اور بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی میڈیا پر بھی زیر بحث ہے۔ دوستو، ہر روز کی ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے جو ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، لیکن دنیا پریشان ہے اور نہ ہی حیران۔ دنیا کے جو تجارتی اور علاقائی مفادات بھارت سے جڑے ہوئے ہیں، غالباً یہی وجہ ہے کہ کوئی بھارت کے خلاف نہیں بولتا، لیکن یہ سلسلہ کب تک چلنا ہے یہ معلوم کرنا انتہائی اہم ہے۔ دوستو، بھارت کے خلاف تمام فورمز پر بات کرنے، بھارتی سفیر کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ، سفارت خانہ بند کرنا اور کشمیریوں کے ساتھ ہر قسم کی یکجہتی کے بعد طیب اردگان نے اور اہم ترین قدم اٹھاتے ہوئے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر میں RSS کی جانب سے کی جانے والے غنڈہ گردی کو بند کروائے اور حال ہی میں بھارتی فوج کی جانب سے کیے جانے والے انکاؤنٹرز کے خلاف کارروائی بھی کرے۔ دوستو، طیب اردگان یہی مسائل اور کشمیر میں جاری بھارتی فوج کی بربریت کو عالمی عدالت میں بھی لے جا چکے ہیں، لیکن تاحال اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ دوستو، یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ کشمیریوں کا جذبہ حریت آج بھی توانا ہے۔ کشمیریوں میں یہ جذبہ ان کے اجداد کی دین ہے جنہوں نے ڈوگرا راج کے خلاف جد و جہد کی تھی۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری اپنے اس حق کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح کے مظالم اور جبر انہیں اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ دوستو، ترکی نے بھی کشمیریوں کے امنگوں اور اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی حمایت کی ہے، اور اردگان نے اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی سیاست کے اتار چڑھاؤ کے باوجود پاکستان اور ترکی یہ حمایت اس وقت تک برقرار رکھے گا جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت اور ان کی آزادی نہیں دی جاتی۔ دوستو، ترک صدر قابض قوت کی جانب سے آبادی کو تبدیل کرنے کے عزائم سے لائم نہیں ہے، جس کا استعمال بھارت نے پہلی مرتبہ تقسیم برصغیر کے وقت کیا تھا، اور اس نسل کشی اور قتل عام کا نتیجہ جموں کے تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کی جبری بے دخلی کی صورت میں نکلا۔ دوستو، اس ظلم کے خلاف کشمیری مجاہدین نے اسلحہ اٹھا کر جہاد کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر بھارتی فوج کے ہاتھ سے نکلنے ہی والا تھا کہ بھارتی حکومت نے یہاں پر مزید فوجیں تعینات کر کے قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ دوستو، بھارت کے کشمیریوں پر مظالم کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں، لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہونے کا حقیقی وقت بھی آ چکا ہے۔ دوستو، اس وقت بھارت کو 3 بڑے محاذوں کا سامنا ہے، جس میں سے کشمیر کا محاذ سب سے زیادہ خطرناک ترین ہے کیونکہ اس میں دنیا کی بڑی طاقتیں بھی کود چکی ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے اردگان نے مجاہدین کو پیغام جاری کرتے ہوئے بھارتی فوج کے خلاف ڈٹ جانے کا حکم دیا تاکہ اس مسئلے کو اب ختم کیا جا سکے۔